हेलो फ्रेंड्स, जीडी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ में सबसे पहले आज बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के कितने कंपोनेंट्स हैं, स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूटेशन के वक्त कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने हैं ये देखेंगे। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस आज करेंगे, कुछ डेफिनेशंस चैप्टर वाइज करेंगे। इसके बाद इनकम टैक्स में पढ़ेंगे बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट्स ऑफ टैक्स, मींस किन किन पे इनकम टैक्स अप्लाई होगा और उसका टैक्स रेट्स क्या होंगे, स्लैब रेट जिसे बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ कितने हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ में 5 हैं। पहला, इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, लीगल डिसीजंस। इन चीज़ों को अभी हम देखेंगे। पहले एक लाइटली मैं बता दूं क्या क्या चीज़ इस कॉन्सेप्ट में है। इसके बाद स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करते वक्त किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो ये स्टेप्स पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, किसी पर्सन के इनकम को कंप्यूट करने के लिए, उसकी टैक्स लायबिलिटी को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा रेजिडेंशियल स्टेटस। इसका सेपरेट टॉपिक है। जब टॉपिक्स आएंगे उस वक्त मैं इसका डेफिनेशन और सारी चीज़ कंप्लीट करूंगा, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ आपको ये स्टेप्स मैं बता रहा हूँ कि ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको टोटल इनकम को कंप्यूट करते वक्त, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते वक्त। पहली चीज़, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, मीन्स डिफरेंट हेड्स से टोटल इनकम, डिफरेंट हेड से उनके इनकम किन किन हेड से हैं, मीन्स क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स हमारे पास 5 हेड्स हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। 5 हेड्स होते हैं। इसको अलग अलग पहले इनकम कंप्यूट करेंगे, इसीलिए क्लासिफिकेशन पहले करना ज़रूरी है। मीन्स हमें पता करना ज़रूरी है कि किस हेड्स का इनकम है। इसके बाद जब क्लासीफाई कर लेंगे डिफरेंट हेड्स की इनकम को, फिर उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। जब हेड्स को हमने पहचान लिया कि इनकम किस हेड का है, फिर उस हेड को इनकम को कंप्यूट करेंगे। मीन्स मैंने पहचान लिया कि सैलरी इनकम है, मैंने पहचान लिया बिजनेस का इनकम है, तो अब उस हेड्स की इनकम को कंप्यूट करेंगे, ईच हेड्स की इनकम को कंप्यूट करेंगे। इसके बाद कंप्यूट करने के बाद क्लबिंग करेंगे। क्लबिंग कैसे करेंगे? क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड। मीन्स क्लबिंग का फंडा ये होता है कि कभी स्पाउस की इनकम क्लब हो किए जाते हैं उस पर्सन में, कभी उसके माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब किए जाते हैं। ये डिटेल में हम इसको समझेंगे, इनके सेपरेट टॉपिक हैं, सेपरेट चैप्टर हैं उसमें। फिलहाल आपको ये सिर्फ ये समझना है कि टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करते वक्त किन किन स्टेप्स को फॉलो करने हैं। तो इसके बाद क्लबिंग करने के बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए आपने पूरे साल में इनकम कमाया, उस इनकम में क्या उस साल में कोई लॉसेस भी हैं? अगर लॉसेस है तो उसे सेट ऑफ करेंगे। अगर लॉसेस अगर ज़्यादा है तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। ये है बेसिकली सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। इसके बाद लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद कंप्यूटेशन करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। मीन्स सारे इनकम को, ग्रॉस इनकम को कंप्यूट करेंगे। टोटल इनकम को मीन्स इसे बोलते हैं टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम कंप्यूट करना मीन्स जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम डिडक्शंस लेस करना होता है टोटल इनकम से। ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस को लेस करने होते हैं। जब आप डिडक्शन लेस करेंगे तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हो जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जब टोटल इनकम कंप्यूट कर लेंगे, इसके बाद हमें टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने होते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हमने निकाल लिया डिडक्शन लेस करने के बाद, तो इस टोटल इनकम पे हम टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करते हैं।
इसके बाद कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। एसएसी क्या है, असेसमेंट क्या है, पर्सन क्या है, इनकम क्या है, इंडिया किसे कहते हैं। इंडिया मीन्स इंडिया, होल लैंड ऑफ इंडिया, होल एरिया ऑफ, इंक्लूडिंग सी भी होता है, मीन्स समुद्र में एक लिमिट तक, मीन्स उसकी लिमिट है, नॉटिकल माइल्स में है, उस नॉटिकल माइल्स तक इंडिया फैला हुआ है, जिसे आप इंडिया जानते हैं, इंडिया। इसके बाद असेसमेंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है, इस डेफिनेशन को हम देखेंगे। इसके बाद बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट ऑफ टैक्स, हम ये पता लगाएंगे कि किस पे इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, और इनकम टैक्स एप्लीकेबल है तो उस पे क्या क्या टैक्स रेट्स होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन। टैक्स बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट के लिए इनकम है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। किस चीज के लिए कलेक्ट करती है, सोसाइटी के वेलफेयर को खर्च करने के लिए। सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में क्या क्या काम किया जाए, सपोज मान ली रोड बनाना हो, बिल्डिंग्स बनानी हो, इस पैसे का इस्तेमाल, इस टैक्स का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट करती है। अब हम देखेंगे टैक्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स। एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स उसे बोलते हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को देने होते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे की जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। इनकम टैक्स, जो आपने इनकम अर्न किया है उस पर टैक्स पे करना, ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। जैसे आपने सैलरी से इनकम कमाई है, बिजनेस से इनकम कमाई है, आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, कोई सा भी इनकम, ये आप डायरेक्टली इस पे टैक्स पे करते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जीएसटी, इस टाइम जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मीन्स जो भी आप सामान परचेज करते हैं, आपको लगता नहीं है कि आप टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन वो इनडायरेक्टली टैक्स उसमें इंक्लूड होते हैं। आप जब भी गुड्स परचेज करते हो तो एक गुड्स की वैल्यू और वैल्यू के साथ टैक्स, दोनों चीज़ें आप पे करते हो। इसमें कस्टम ड्यूटी को भी कवर करते हैं, क्योंकि कस्टम ड्यूटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आपको डायरेक्टली पे नहीं करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। जितने भी इनकम टैक्स इंडिया में लेवी किया जाता है वो गवर्न किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स रूल्स क्या है 1962, ये रूल्स बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करता है। मींस इनकम कंप्यूट करना है, ये टैक्स बताता है इनकम कंप्यूट करना है, लेकिन कैसे करना है ये इनकम टैक्स रूल्स आपको बताएगा। इसके अलावा एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, बेसिकली एवरी ईयर इनकम टैक्स एक्ट का अमेंडमेंट की जाती है थ्रू एनुअल फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, उसे एनुअल फाइनेंस एक्ट कहा जाता है। मीन्स अमेंडमेंट्स इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर अफेक्टेड एवरी ईयर थ्रू एनुअल फाइनेंस एक्ट। जो भी इनकम टैक्स एक्ट जो अमेंड की जाती है उसका इफेक्ट हर साल लिया जाता है, किसके थ्रू, एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू। सर्कुलर क्या है, सर्कुलर इशू किया जाता है सीबीडीटी के द्वारा। सर्कुलर्स इशूड किए जाते हैं सीबीडीटी के द्वारा किसी मीनिंग्स स्कोप को क्लेरिफाई करने के लिए। मीन्स सर्कुलर्स
issued by CBDT to clarify the meaning and scope of certain provision of the act। किसी certain provision of act के मीनिंग और उसके स्कोप को क्लेरिफाई करने के लिए CBDT सर्कुलर्स इशू करती है। नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफिकेशन ये इशू किया जाता है इफेक्ट को देने के लिए, इशू टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। किसी प्रोविजन ऑफ एक्ट को इफेक्ट को इशू कर देने के लिए नोटिफिकेशन इशू की जाती है। इसके अलावा कोर्ट डिसीजंस क्या हैं? जो वेरियस प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ को इंटरप्रेट करती है, ये वेरियस इनकम टैक्स प्रोविजन को इंटरप्रेट करके डिसीजन कोर्ट देती है, उसे बोलते हैं कोर्ट डिसीजंस। अब इनकम टैक्स की तरफ चलते हैं। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। मीन्स एवरी पर्सन, हर पर्सन के पास, हर व्यक्ति के पास प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम पे कितना टैक्स लेवी किया जाए, लगाया जाए। इनकम टैक्स क्या है? टैक्स है जो लेविड किया जाता है टोटल इनकम पे, ऑफ प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम पे लेविड किया जाता है ऑफ एवरी पर्सन। मीन्स इनकम टैक्स वो टैक्स है जो लेवी किया जाता है टोटल इनकम पे, किस ईयर का? प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम पे, ऑफ एवरी पर्सन, हर व्यक्ति के लिए। इनकम टैक्स वो टैक्स है जो लेवी किया जाता है टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। मीन्स हर व्यक्ति जिसकी प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम पे टैक्स को लेवी किया जाता है। ये इनकम टैक्स है। पर्सन क्या है? पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, अ कंपनी। इन सबको मिलाकर इन सबको क्या कहा जाता है? पर्सन। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। जो असेसमेंट ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग मीन्स इमीडिएटली पहले होता है। मीन्स अभी क्या चल रहा है? 2021 और 22 मीन्स 2021 और 22 का टैक्स कंप्यूट कब करेंगे? 2023 में। 2021-22 का टैक्स असेसमेंट करते हैं 22-23 में। सपोज मानते हैं अभी चल रहा है 2021-2022 प्रीवियस ईयर। इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2022-2023। 2022-2023 का प्रीवियस ईयर 2021-2022। 2021-2022 का प्रीवियस ईयर 2020-2021। मीन्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर कहा जाता है। जिस ईयर में हम इनकम को एसेस करते हैं वो असेसमेंट ईयर है। इनकम को कब हम एसेस करते हैं? मीन्स हमने पूरे साल इनकम अर्न किया, मीन्स हमने पूरे साल मीन्स 2021 से लेकर 2021 तक 2021 से लेकर 2022 तक इनकम अर्न किया। इसका हम टैक्स पे करेंगे 2022-2023। ये हमारे लिए क्या हुआ? असेसमेंट ईयर। इस ईयर में हम टैक्स पे करते हैं। प्रीवियस ईयर की इमीडिएटली जो ईयर्स आते हैं उसे असेसमेंट ईयर कहा जाता है। और मीन्स इसको इस तरह कह सकते हैं कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। मीन्स असेसमेंट ईयर अब जान लेते हैं क्या है। असेसमेंट ईयर मीन्स पीरियड ऑफ 12 months
कमेंसिंग ऑन द 1 अप्रैल एवरी ईयर, एवरी ईयर 1 अप्रैल से जो शुरू होती है, एवरी ईयर 1 अप्रैल से जो शुरू होता है, ओ मंथ्स एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2022, इसे हम असेसमेंट ईयर कहा जाता है। प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। जो असेसमेंट ईयर से इमीडिएटली पहले होगा उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि असेसमेंट ईयर क्या है। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 months कमेंसिंग ऑन द 1 अप्रैल ईच ईयर, जिसमें 12 महीने होते हैं और जो शुरू होता है 1 अप्रैल से, वो असेसमेंट ईयर है। और उससे जस्ट पहले प्रीवियस ईयर। हम इसको डायग्राम से समझते हैं। मीन्स अभी क्या चल रहा है? 2021 2022। ये प्रीवियस ईयर किसका प्रीवियस ईयर है? 2022 2023 का प्रीवियस ईयर 2021 2022 है। क्यों? हमने इनकम अर्न किया 2021 2022, इस इनकम का असेसमेंट कब होगा? 2022 2023 में। इसके बाद हम ये समझेंगे कि जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं, हमें उस साल टैक्स पे नहीं करना होता है, पे करना होता है उसके नेक्स्ट ईयर, जिसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शंस मीन्स जिस ईयर में आपने इनकम अर्न किया उसी ईयर में आपको टैक्स पे करने हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको आज हम देखते हैं। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट का शिपिंग का बिजनेस होना। कोई ऐसा बिजनेस जो शिप का ही है बिजनेस, नॉन रेजिडेंट का है, वो इंडिया में आया, इंडिया से कोई बिजनेस इनकम अर्न किया, तो उससे क्या करते हैं? उस शिप को जाने से पहले हम उस इनकम पे उससे टैक्स जमा करवा लेते हैं। उसके बाद पर्सन्स लिविंग इंडिया, कोई ऐसा पर्सन्स जो इंडिया छोड़ रहा हो, उससे अगर उस पर टैक्स बन रहा है तो उससे टैक्स उसी साल रिकवर करवा ली जाती है। पर्सन्स लिविंग इंडिया मीन्स कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया छोड़ रहा हो और उसे इन फ्यूचर में आने की चांसेस ना हो, तो गवर्नमेंट ऐसे लोग के जो टैक्स ड्यू होते हैं उससे उसी साल ही टैक्स का रिकवरी कर लिया जाता है। तीसरा एक्सेप्शन है एओपी बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। मीन्स किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एओपी बीओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को बनाया गया है और वो इवेंट कंप्लीट हो चुका है, तो उस इवेंट कंप्लीशन के बाद ही उससे टैक्स की रिकवरी की जाती है। इसके बाद पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कोई ऐसा पर्सन है जो अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, मीन्स टैक्स की चोरी करने के लिए। तो इस तरह के लोग से भी टैक्स उसी ईयर में ही टैक्स क्या कलेक्शन कर लिया जाता है, इन फ्यूचर वो टैक्स को अवॉइड ना कर सके। इसके बाद फिफ्थ एक्सेप्शन से डिसकंटिन्यूड बिजनेस, मीन्स कोई बिजनेस का क्लोज हो गया, किसी बिजनेस का क्लोज डाउन हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया, तो इस बिजनेस पे कोई टैक्स अगर है तो टैक्स उसी प्रीवियस ईयर में ही रिकवरी कर ली जाती है। तो 5 एक्सेप्शन थे इसके। इसके बाद हम ये देखते हैं एसएसी क्या है। एसएसी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो बंदा, वो पर्सन जिसके द्वारा टैक्स या कोई अदर सम पेबल होता है अंडर इनकम टैक्स में, मीन सिंपल वे में समझ लें
एसएससी उस पर्सन को कहा जाता है जिसके द्वारा टैक्स पेबल है, पे करने हैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, उस पर्सन को एसएससी कहा जाता है।